Hello friends, welcome you to a new topic that is ecosystem. तो आज हम इकोसिस्टम शुरू कर रहे हैं, ये भी इकोलॉजी का पार्ट है और इससे भी नीट में अभी जो 2020 का जो नीट था इकोसिस्टम से भी एक क्वेश्चन था, राइट? सो जो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब हम अगर अपने आसान लैंग्वेज में जाए तो ये भी एक इंटरेक्शन है जहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों की इंटरेक्शन देखी जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पे ना बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स आता है इसमें वो 3 ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड होती है। दैट इज, एक आपका आएगा प्रोड्यूसर्स, यानी जो अपना खाना खुद बना रहा है, या तो उसको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या आता है इसमें? कंज्यूमर्स लेवल एक आता है, और तीसरा क्या आता है इसमें? डिकम्पोजर लेवल, ठीक है। लेकिन है तो ये भी इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। अब ये जो इकोसिस्टम टर्म है, इट वाज गिवन बाय ट्रांसले। लेकिन कई बार मैं कहती हूँ ना, क्योंकि इकोलॉजी वाला टॉपिक में थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी जरूरत होती है, तो बाकी सब कुछ हम इतना बुकिश लैंग्वेज में नहीं करेंगे। जैसे डेफिनेशन जो हो गया वो हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में डालेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन डाल के फिर हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नाउ सबसे पहले देखो, आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हम देखते हैं पहले, ठीक है। सो ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये टर्म गिवन बाय ट्रांसले। चलो हम न्यू फ्रेश एक पेज में ही लिख लेते हैं इसको, बाय ट्रांसले, राइट। सो अब ये जो इकोसिस्टम है ये है क्या, और ये कब दिया है? इन 1935। सो इकोसिस्टम इज अ self-regulated and self-sustaining structural and functional unit of nature, यानी biosphere. Structural and functional unit of nature, यानी biosphere आ गया, consisting of living beings and its physical environment, both interacting and exchanging materials between them, ठीक है। तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम। मतलब जो भी मटेरियल्स होगी, जो भी कंपोनेंट्स होगा, वो लिविंग और बायोटिक फैक्टर्स में बीच में मतलब वो शेयर अप होगी, राइट। अब इकोसिस्टम कितनी टाइप्स का है, थोड़ा सा वो चीज देखते हैं। दैट इज, हम क्या देख रहे हैं इसमें? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम देखो, अगर हम इसको देखें, सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड इकोसिस्टम, जो लैंड में होता है, ठीक है। और दूसरा क्या आता है इसमें? एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है। और थर्ड टाइप जो होती है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक, और एंथ्रोपोजेनिक मतलब और
मैन मेड इकोसिस्टम, राइट। लेकिन ये जो टेरेस्ट्रियल है, इस टेरेस्ट्रियल में भी अलग अलग टाइप्स है। लाइक इसमें भी अगर हम देखेंगे तो डेट्राइटस इकोसिस्टम आएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, राइट। ग्रेजिंग यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम आएगा आपके टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल में भी कई सारे मतलब आ जाता है इसमें। और फिर हम चलते हैं कि एक्वाटिक पार्ट में, है ना, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इवन जो हमने ग्रेजिंग को ना हम साथ साथ ग्रासलैंड भी लिख सकते हैं। फिर इसमें डेजर्ट इकोसिस्टम भी आ सकता है। तो एट ए ग्लांस देखो हमारा हो गया, हम करेंगे एक एक करके सारे टाइप्स। डेट्राइटस यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की पार्ट से जो इकोसिस्टम शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड डेट्राइटस इकोसिस्टम, ठीक है। और ग्रेजिंग मतलब ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रासेस को खाते हैं प्रोड्यूसर्स। और फॉरेस्ट तो बिल्कुल फॉरेस्ट वाला हो गया, जहाँ पे लार्ज और बड़े बड़े ट्रीज मिलते हैं, कैनोपी लेवल आ जाती है। और डेजर्ट इकोसिस्टम। अब हम एक्वाटिक में देखें, नेक्स्ट हमारा जो हैगा, सो इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में फिर इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्रेश वाटर, ठीक है, और दूसरा हमारा आता है मैराइन वाटर इकोसिस्टम, और तीसरा आता है एस्टुअरीन। एस्टुअरीन मतलब मिक्सचर ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, इसको कहते हैं एस्टुअरीन। जबकि इसमें डाइवर्सिटी लेवल ज्यादा होती है, वेयर बोथ द कंडीशनल ऑर्गेनिज्म, जो मैराइन में रहता है वो भी सरवाइव कर सकता है, और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेश वाटर में अगर हम जाए, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, ठीक है। और अगर हम मैराइन में जाए, मैराइन में भी हमारा आता है ओशियन एंड सी, ठीक है। और एस्टुअरीन तो अलग ही इकोसिस्टम है, जैसे हुगलीज होती है ना रिवर, और वहां पे जहाँ पे सी यूनाइट होती है, तो हुगलीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ एस्टुअरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया एक्वाटिक में। अच्छा, अब हमारे पास आता है मैन मेड यानी एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। सो मैन मेड इकोसिस्टम जो होता है, इसका जो हमारे पास टाइप्स आएगा, फर्स्ट टाइप इज एग्रीकल्चर, देन गार्डन। सो एग्रीकल्चर, सो इसमें मैनमेड में हम क्या देख सकते हैं, एक एग्रीकल्चर आता है, गार्डन आता है, एक्वेरियम आता है, ठीक है। और फिर स्पेस क्राफ्ट, ये सब, इवन जो हमारा क्रॉप फील्ड करके भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर नाम डाल के। सो दीज आर द टाइप ऑफ इको, मतलब इकोसिस्टम है, ठीक है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इकोसिस्टम की, ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए आता है, इट्स एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्यों? इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम सोलर एनर्जी एंड मैटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलती है इसको, ठीक है। और फिर ये प्रोडक्टिविटी भी देता है, ऑर्गेनिक फूड देता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, मतलब एंड ओपन इकोसिस्टम। इनपुट भी रिसीव होती है, ईच कंपोनेंट एज वेल एज whole ecosystem gives out energy which is called the output. तो regular input और output दोनों हो रहा है, so it's an open system, ठीक है, where input is from sunlight, from हम कह सकते हैं light energy, and output is organic compound, right, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। सो
सेकेंड जो हम देखते हैं इकोसिस्टम, होम्योस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इट बैलेंसेस द नेचर। कैसे? इकोसिस्टम देखो, होम्योस्टेसिस का मतलब टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल वंस। तो ये भी कह रहा है कि इकोसिस्टम मेंटेन फंक्शनल बैलेंस, मतलब दे हैव अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, विच इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या कंपोनेंट, एक तो कैरिंग कैपेसिटी आएगा ऑफ द एनवायरमेंट, दूसरा क्या आता है इसमें, कैपेसिटी ऑफ रिसाइकलिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी होता है उसमें रिसाइकल हो जाती है, सेल्फ रेगुलेशन, द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल आ जाएगा, एंड फीडबैक सिस्टम मेंटेन करता है, इसीलिए वो होम्योस्टेसिस या नेचर को बैलेंस कर देता है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा, that is it maintains equilibrium, ठीक है, बाय, पहला मेरा क्या रहता है, कैरिंग कैपेसिटी of the environment, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम फॉर रिसाइकलिंग, सेकेंड कैपेसिटी ऑफ फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है, और उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन right? So through the effect of density, through the effect of density on the reproductive potential. ठीक है, और feedback system, in fifth one is feedback system. इसकी वजह से इकोसिस्टम इज एन, मतलब इट मेंटेन्स द नेचुरल बैलेंस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधे चले जाते हैं इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो एक इकोसिस्टम में व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स? सो बायोटिक कंपोनेंट्स अगर हम देखें, यानी लिविंग कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, प्रोड्यूसर्स, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स या फिर ट्रांसड्यूसर। नाउ हु आर प्रोड्यूसर्स, इसमें से कई क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो लाइट एनर्जी को रिसीव करके अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसके पास है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो क्वांटम कन्वर्शन कर रहा है। व्हाट इज क्वांटम कन्वर्शन? दैट इज लाइट जो ले रहा है और लाइट एनर्जी को वो केमिकल में, लाइट लिया बनाएगा क्या, स्टार्च, ग्लूकोज, है ना, तो लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम कन्वर्शन। ठीक है, और फिर हम ये भी कह सकते हैं, अब जो भी प्लांट प्रोड्यूस मतलब होंगे या फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं, दे आर द प्रोड्यूसर। और इस पूरे इकोसिस्टम में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है, राइट। अच्छा, दूसरा चीज देखो, सबसे ज्यादा इस दुनिया में कौन सी ऑर्गेनिज्म है, ये कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज द फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन यानी प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। और फाइटो का मतलब प्लांट से आया हुआ है। So microscopic organisms which are autotrophs which can do photosynthesis, ठीक है। और प्लैंक्टन्स क्यों माइक्रोस्कोपिक हो गया? दूसरा, ये वाटर करंट के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है। और
वाई हम अगर लगाते हैं कि सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूसर क्यों है, देखो इस पूरे आप जो बायोस्फीयर देखते हो 2/3 पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय वाटर, और वाटर में भी 2/3 पार्ट अगर कवर्ड है तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये एल्गी हो गया, एक्वाटिक एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन इवॉल्वर या प्रोड्यूसर है वो वाटर में ही एग्जिस्ट करता है। लैंड तो बहुत एक पर्टिकुलर एरिया है, राइट। सो सबसे ज्यादा इस दुनिया में यही आएगा कि प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स का मेंटेनेंस क्या होती है, दे डू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, ये भी मेंटेन करके देता है। दूसरा क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो इसमें बेसिकली जब ये प्रोड्यूसर्स की बात आएगा, दे आर द ऑर्गेनिजम्स, हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं इसमें, सो ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर्स their own food from sunlight, ठीक है। सो सनलाइट, दे ऑल्सो बाय, इसमें हम ये भी मेंशन कर दे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और दूसरा, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसे हम क्वांटम कन्वर्शन कहते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसमें प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। इसमें आपका आएगा एल्गी एंड अदर्स, अदर्स मतलब जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, ठीक है, कई सारे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज द प्रोड्यूसर्स। नाउ इन फूड चेन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर हम फूड चेन की बात करें, दे बिलोंग टू ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफ का मतलब फूड, फूड चेन या फूड लेवल, ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 में आता है ये T1, जिसे हम मतलब कहते हैं T1 कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे लिए सेकेंड जो बायोटिक कंपोनेंट है, दे आर द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मतलब ऑर्गेनिजम्स, दे आर द एनिमल्स व्हिच फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कंज्यूमर इंजेस्ट फूड्स, सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स which consume either plants or animals, जो प्लांट्स को खाते हैं उसको हम हार्बीवोर्स कहेंगे, प्लांट्स यानी हार्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद और एनिमल्स कहेंगे तो कार्निवोर्स आ जाएगा, और अगर दोनों चीजों को करते हैं सारे चीजों को तो ओमनिवोर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैगोट्रोप्स, जैसे उसको हमने ट्रांसड्यूसर कहा था, सो इसमें दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैगोट्रोप्स, ठीक है, फैगोट्रोप्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंज्यूमर की अलग अलग लेवल्स है, सो इसका भी हम टाइप्स अगर देखें, सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब डायरेक्टली हम किस पे जा रहे हैं, हार्बीवोर्स लाइक
कैटल्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स में आ गए है ना। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स हु ईट्स प्राइमरी, यानी 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और इससे भी आगे क्या आता है, टर्शियरी कंज्यूमर। सो टर्शियरी मतलब ऑर्गेनिजम्स हु इट्स सेकेंडरी कंज्यूमर, इसे कहते हैं टर्शियरी। मतलब जैसे लायन, टाइगर उस फूड चेन में सबसे ऊपर लेवल की होते हैं और ये सारे तरह की एनिमल्स को खा सकते हैं। अब इस बायोटिक कंपोनेंट में थर्ड जो पार्ट आता है, डिकम्पोजर्स मतलब ये बेसिकली देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या रिड्यूसर्स जो होते हैं, दे which feed on dead bodies of organisms, right, and organic wastes of living organisms. But मैंने ये बोल दिया कि डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इसमें वल्चर्स नहीं आएगा, दैट इज स्कैवेंजर्स, वो खाते हैं। बट डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, बैक्टीरिया हो गया, दे eat the dead body and decomposes it, उसमें से जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है उसको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में ट्रांसफर करके रिसाइकल कर देंगे। दिस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो ये मिनरलाइजेशन भी यही डिकम्पोजर्स करते हैं, मतलब रिसाइकलिंग, जो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कह रहे थे इकोसिस्टम में, दे आर बेसिकली डन बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये ना रहेगा पता नहीं हमें कितनी सारी बीमारियां हो जाएंगे। कैसे, इधर डेड बॉडी, उधर कोई एनिमल्स मर गया, उसको डिकम्पोज करने वाला है ही नहीं, है ना। तो ये तीनों जो पार्ट होती है बायोटिक कंपोनेंट्स की, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस इकोसिस्टम। एक को भी हम खत्म कर देते हैं या एलिमिनेट करते हैं, कम कर देते हैं, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, राइट। उसकी बैलेंस ही नहीं रहेगा, वो इक्विलिब्रियम लॉस कर जाएगा। सो व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, ऑल्सो कॉल्ड, इसे कहते हैं reducers, right? So they feed on dead bodies right? So they feed on dead bodies of organisms and organic wastes of living organisms. So the decomposer secretes digestive enzyme. They secrete digestive enzyme right, to digest organic matter, ठीक है। And they also they also convert organic to inorganic compounds and recycles it, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म आएगा, बैक्टीरिया, देन फंजाई एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कुछ एनिलिड्स भी आता है, वो एग्जाम्पल मतलब उसमें आ जाएगा एटसेट्रा में। सो दीज आर द बेसिकली
मतलब हाँ बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 ग्रुप, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। फिर से मैं कह रही हूँ, जैसे स्कैवेंजर्स आता है वो सिर्फ डेड बॉडीज को खा सकता है, सो दे आर डेट्राइटिवोर्स, उसको डेट्राइटिवोर्स में हम रखते हैं या फिर स्कैवेंजर्स में रखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स तो हमने कुछ कुछ कर भी लिया था। इसमें हमारा टेम्परेचर आता है, दैट इज नैरो रेंज। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा आता है टेम्परेचर विच लाइज बिटवीन 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और टेम्परेचर मतलब अलग अलग अर्थ की जोन्स पे द टेम्परेचर वेरीज। और इस टेम्परेचर में बेसिकली हमने जो पढ़ा था इंटरनल कंडीशन को देख के कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पोइकिलोथर्मिक या फिर इसे कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, और एंडोथर्मिक इसे हम, या फिर होम्योथर्मल जो कहते हैं, दिस आर द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इसमें बेसिकली देखो हर प्लांट की, हर एनिमल्स की अपने अपने टेम्परेचर पे अलग अलग एडेप्टेशंस होगी। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स बोलो, वो लो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में उनकी अलग एडेप्टेशन है, व्हाट वी हैव डन इन द व्हिच चैप्टर इन ऑर्गेनिजम्स एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, और फिर प्लांट्स का भी जैसे हमने पढ़ा था थिक क्यूटिकल, है ना, थिक क्यूटिकल वगैरह, देन वैक्सी कोटिंग आता है, देन फिर प्रोलाइन फॉर्मेशन होती है एक एमिनो एसिड की। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि श्रंकन स्टोमाटा। सो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट नोट्स यू कैन फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, सेम चीज डाला हुआ है, राइट, एंड पॉपुलेशन उससे आप ले लेना। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एडाप्टेशन होती है, लेकिन फिर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इन जनरल, सो देयर आर 2 ग्रुप्स। एक होगा यूरीथर्मल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन को अडाप्ट कर सकता है, मतलब उसको सहन कर सकता है, दीज आर कॉल्ड यूरीथर्मल। जैसे हम डेजर्ट मतलब दुबई में भी जाके अच्छे से रह सकते हैं, और कुछ कुछ कंट्रीज जहाँ पे -35 -25 चल रहा है, वी आर अडेप्टेड टू इट। ठंड तो जरूर लगेगी, हम कुछ कपड़े पहन लेंगे ज्यादा, है ना, बट हम मतलब सरवाइव कर सकते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही नहीं कर सकते, राइट। सो दे आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल मतलब जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें लाइट। तो लाइट में भी देखो, क्योंकि द होल ऑर्गेनिज्म या एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो डिपेंडेंट है लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबको वही एनर्जी देता है, और इसके बगैर तो प्लांट्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो प्रोड्यूसर जब अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा तो हार्बीवोर्स कैसे उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी? हार्बीवोर्स को कुछ नहीं मिल रहा है तो प्राइमरी सेकेंडरी हार्बीवोर्स कैसे सरवाइव होंगे उस पे? सो दैट इज हाउ द पूरा जो इकोसिस्टम की जो चेन होती है या बैलेंस होती है वो डिसबैलेंस हो जाता है इस केस में, है ना। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे, जब हम लाइट की बात करते हैं तो प्लांट्स नीड इट फॉर फोटोपीरियडिज्म, यानी रिप्रोडक्शन के लिए भी उसको लाइट चाहिए, फ्लावरिंग के लिए लाइट चाहिए, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। Even some animals also have different seasons for breeding, तो उनको भी लाइट डिपेंडेंसी आ जाती है ब्रीडिंग सीजन के लिए। ठीक है, सो दैट इज हाउ लाइट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और फिर इसमें हम ये भी हमारा नोट्स जो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से। थर्ड जो फैक्टर आता है हमारा विंड। सो व्हाट इज विंड? इट कंट्रोल्स द वेदर, ट्रांसपिरेशन एंड देन डेसिमेशन ऑफ प्रोपाग्यूल्स, दैट इज पोलन ग्रेन्स। जो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें पोलन ग्रेन्स की डिस्पर्सल भी विंड से होती है। लाइक किसी भी तरह की ग्रास फैमिली आप ले लो, राइस ले लो, व्हीट ले लो, वहां जिम्नोस्पर्म्स ले लो, पॉलिनेशन कैसे होगी? विंड से होगी। इवन देयर आर सम प्लांट्स जहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो होती है वो भी आपका मतलब वो भी आपका विंड से होती है।
सो दैट इज हाउ दिस फैक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. फिर ह्यूमिडिटी आता है ना. सो ये जो हमने टॉपिक नहीं किया था, दैट इज पॉलिनेशन and seed dispersal are also depends on wind. ठीक है, डिपेंडेंट हम लिख लेते हैं. तो ये हो गया हमारा विंड की वैल्यू. अगला क्या आता है, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर. ह्यूमिडिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट क्यों है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, सो इट कंट्रोल्स फॉर्मेशन of clouds, fog, dew, etc. ठीक है. तो कुछ प्लांट्स ह्यूमिड रीजन पे, जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स ह्यूमिड रीजन पे होती है, ब्रायोफाइट्स होती है. सो दैट इज हाउ ये भी इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? दैट इज द रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, स्नो इसे कहते हैं, जहां से मतलब हेल स्टॉर्म, सो जहां से वाटर मिल सकता है उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन. और इसी प्रेसिपिटेशन के ऊपर भी हमने देखा था कि बायोम्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स है, उनमें एनुअल रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल आल्सो वेरीज. प्रेसिपिटेशन के ऊपर ही वो बायोम भी डिपेंडेंट है. और नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या आता है, वाटर. वाटर में हमने पढ़ लिया था कि वाटर तो देखो 70% ऑफ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखोगे, इट्स वाटर. एंड 2/3 पार्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर. लेकिन सारा वाटर यूटिलाइज इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज दे आर मेराइन वाटर या सॉल्टी वाटर, राइट. जो प्लांट्स बोलो, एनिमल्स बोलो, जो एक्वाटिक है, वाटर में है, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन वहां पे सर्वाइव करने के लिए. वो भी हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पढ़ चुके हैं. ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. और इवन प्लांट्स का भी एरेनकाइमा होती है, रूट पॉकेट होती है टू फ्लोट ऑन वाटर. एनिमल्स का भी हमने फिश में देखा था, फिन्स, एयर ब्लैबर. सो दीज आर द एडेप्टेशन, है ना. और वाटर के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है टोपोग्राफी, दैट इज सरफेस, ऑल्टीट्यूड हो गया, एक्सपोजर, माउंटेन चेन्स, ये सब हमारा आ जाता है टोपोग्राफी में. गैसेस, गैस में सबसे ज्यादा आप अगर देखोगे अबंडेंट गैसेस में नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट. ठीक है. बट इट्स केमिकली इनर्ट. तो कार्बन डाइऑक्साइड, हम जब भी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेता है. प्लांट्स जब उस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को छोड़ता है, बट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आता, वाटर ब्रेक करके ही ऑक्सीजन आएगा. तो जो भी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो ऑक्सीजन देते हैं, तभी हम ऑक्सीजन को ले पाते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, दे आर टेकन बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. दिस इज हाउ वी इंटरैक्ट, है ना, विद अदर ऑर्गेनिजम्स. जैसे बायोटिक में भी इंटरेक्शन होती है, एनिमल्स और प्लांट कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. द पीएच फैक्टर भी आता है. हर पानी का, वाटर का पीएच होगी, सॉइल का पीएच होगा, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मिनरल्स. फिर सॉइल भी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक इकोसिस्टम के लिए सॉइल इज ऑल्सो डिपेंडेंट. ठीक है. तो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स. और ऑलरेडी हम क्योंकि कर चुके हैं यहाँ पे, सो मेरा जो नेक्स्ट इसमें आएगा सॉइल. तो सॉइल तो हम कर चुके हैं फ्रॉम प्रीवियस इससे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. अब जो टर्म्स आएगी ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसे क्वेश्चन डालेंगे कि 4 ऑप्शन डाल दिया, ठीक है, कुछ भी अभी मैं पढ़ाऊंगी, तो उन ऑप्शन में से आपको बोलेंगे कि भाई इन ऑप्शंस में से, या जो गिवन जो टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो हमें इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को देखना है अभी.
देखने में तो देखो इकोलॉजी बहुत इजी लगती है, बट बहुत क्वेश्चंस इसमें से आता है इंटरनल टॉपिक से. सो लेट्स डू विथ इकोनॉमी इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है इसमें स्पीशीज कंपोजिशन, राइट. सो स्पीशीज कंपोजिशन क्या है? इट इज स्टडीड थ्रू आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे, एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज. एक एक स्पीशीज को हम आइडेंटिफाई करना है, पढ़ना है उसके बारे में. इट डिफर्स फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर. हर इकोसिस्टम में उसकी जो वेदर कंडीशन है, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, या इन जनरल हम कह सकते हैं उसके जो एबायोटिक फैक्टर्स है, उसके ऊपर बेस करके स्पीशीज आएगा, अलग अलग तरह की स्पीशीज. ठीक है. सो इट इज स्टडीड थ्रू आइडेंटिफिकेशन and enumeration of plant and animal species. ठीक है. सो मैक्सिमम जो स्पीशीज कंपोजिशन आता है दैट इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स में, राइट. क्यों? क्योंकि देयर इज नो सीजनल वेरिएशन. इस वजह से समर विंटर में कुछ अडेप्ट करने में डेथ हो जाती है, कुछ कहीं चले जाते हैं अडेप्टेशन समर से विंटर में. तो दैट इज वाई स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. इट डिपेंड्स ऑन स्पीशीज कंपोजिशन. किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, हमने इन जनरल एबायोटिक फैक्टर्स डाल दिया. द वेराइटी ऑफ द रिच वेराइटी ऑफ स्पीशीज is found in tropical rainforest where no seasonal variation are there. ठीक है. एंड इन कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स मतलब जैसे इसका डायटोम्स की जो आउटर शेल कवरिंग है, सेल वाले, वो डिकम्पोज नहीं होता. तो इस तरीके से कई सारे, जैसे कुछ टिनोफोरा है, उनकी शेल्स डिपॉजिट होके एक आइलैंड सा बन जाती है. दिस आर द कॉल्ड द कोरल रीफ्स. जैसे हमारी इंडिया का एग्जांपल आप ले सकते हो कोरल रीफ्स में, लक्षद्वीप इज अ कोरल रीफ. और अगर वर्ल्ड में देखा जाए, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी कोरल रीफ में ही आता है. ठीक है. सो पहला हमारा स्पीशीज कंपोजिशन आ गया इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट जो होती है स्ट्रेटिफिकेशन. अब ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर्स वेयर वेजिटेशन इज डेंस. जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वेजिटेशन भी बहुत डेंस है. सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, एक बार मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ. फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर्स इन डेंस फॉरेस्ट्स. ठीक है. और इसमें जैसे हमारा कैनोपी आ जाना, तो वो कैनोपी कैसे आता है? और स्ट्रेटिफिकेशन देखो, इट इज रेयर इन डेजर्ट. डेजर्ट में नहीं हो पाता. रेयर इन डेजर्ट कैसे? देखो, ये जैसे हार्ब्स आ रहा है ना. सो दीज आर द हार्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स. फिर इसके अगर बड़े जो प्लांट्स होती है, दीज आर द श्रब्स, राइट. और फिर उससे भी बड़े क्या आता है? ट्रीज आ जाता है.
जब हम ऊपर से देखते हैं इसको, आप फ्लाइट में चढ़ो और ऊपर से देख रहे हो, तो आपको ना ऊपर से हार्ब या श्राब्स नहीं दिखेगा, पूरा एक अम्ब्रेला की तरह, ग्रीन अम्ब्रेला की तरह दिखेगा। सो ट्रीज दिखेगा, दिस इज कॉल्ड द कैनोपी। ये जो अम्ब्रेला शेप दिखता है, दिस इज द कैनोपी, यानी ट्रीज या टॉल ट्रीज फॉर्म्स द कैनोपी। और स्ट्रैटिफिकेशन किससे बोलते हैं? दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन, ये एक लेयर, फिर ये एक लेयर, फिर ये एक लेयर। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन, जो डेंस फॉरेस्ट में हम निकाल सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और डेजर्ट में वहां ग्रासेस वगैरह तो होता नहीं है ना, तो इसलिए हार्ब्स मिलेगा नहीं, श्रब्स मिल जाएंगे कुछ, और कुछ डेजर्ट ट्रीज ही मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज थर्ड स्ट्रक्चर इज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक का मतलब होती है फूड। सो व्हाट डज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मतलब? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक मतलब फूड, ठीक है ना, फूड। तो इसमें स्पेसिफिक, हर इकोसिस्टम की एक स्पेसिफिक फूड चेन, क्योंकि नेचर में एग्जैक्टली फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है, सो दे हैव स्पेसिफिक फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। तो ये फूड चेन और फूड वेब जो होता है, दोनों मिलके हम देखते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब हमारा फोर्थ कैरेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने फिर से मैं बोल रही हूँ कि ऐसे आपको नाम डाल देंगे और इनमें से इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में कौन नहीं है या कौन है, या फिर जैसे हमारी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, चूज द राइट करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उससे भी ये क्वेश्चन आता है। अगला जो आपका आएगा, स्टैंडिंग क्रॉप। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप एक आता है स्टैंडिंग स्टेट। इट इज द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास और नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया। मतलब हम पूरा एरिया का तो नहीं ले सकते, एक छोटे छोटे एरिया 1 स्क्वायर मीटर का ले सकते हैं। तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स की टोटल वेट, जिंदा प्लांट्स की टोटल वेट लोगे ना, दैट इज इनडायरेक्टली कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट मतलब डेड प्लांट्स की वेट जब लेते हैं, यानी इसमें ऑर्गेनिक नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की जब वेट की बात आती है, दैट इज कॉल्ड द आपको स्टैंडिंग स्टेट। सो व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? It is the amount of living biomass or number of living organisms present in an unit area of ecosystem. राइट, सो इसे हम ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई वेट प्रेफर कर सकते हो, जैसे ड्राई वेट और इज प्रेफर्ड ओवर फ्रेश वेट और ऑर्गेनिक वेट, क्योंकि देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यही सब होती है, तो ये आपका ऑर्गेनिक वेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या स्ट्रक्चर में देखा है? स्पीशीज कंपोजिशन एक है, स्ट्रैटिफिकेशन है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, स्टैंडिंग क्रॉप है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो आएगा, फिफ्थ वन, इसे कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। सो स्टैंडिंग स्टेट में आ गया, right? So what is standing state? Amount of inorganic nutrients present any time in the soil water
सॉयल में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, ऑफ इकोसिस्टम. It tends to vary from season to season. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं it is the weight of inorganic compounds. So this is स्टैंडिंग स्टेट. और इतना तक हमारा मतलब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक. कई बार तुम्हें पूछेंगे भाई ये देखो एक पॉइंट डाल दिया कि भाई स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में क्या डिफरेंस है. तो स्टैंडिंग जो क्रॉप आता है इट्स अ अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम. और स्टैंडिंग स्टेट जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट्स है इज द वेट ऑफ इन द इकोसिस्टम. सेकेंड, इट रिप्रेजेंट एंटायर. स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है ये एंटायर लिविंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और उसमें नॉन लिविंग, स्टैंडिंग स्टेट में नॉन लिविंग मैटर की बात कर रहे हैं. स्टैंडिंग क्रॉप में देयर इज नो सर्कुलेशन, लेकिन स्टैंडिंग स्टेट में सर्कुलेशन होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज हुआ सॉइल में, वो कौन ले रहा है, वो प्लांट्स ले रहा है, फिर वो उससे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दोबारा वो चीज रिसाइकल हो रही है ना. और कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड कंजम्पशन ऑफ बायोमास इज गोइंग ऑन स्टैंडिंग क्रॉप. लेकिन स्टैंडिंग स्टेट में इट इज बीइंग रेगुलरली डिप्लीटेड एंड रिप्लेनिश्ड बाय लिविंग मैटर. लिविंग मैटर यूज होता करता है और नॉन लिविंग जो मैटर बार बार बनते जाता है. ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में जो करेंगे, दिस इज द इकोसिस्टम फंक्शन. एक इकोसिस्टम फंक्शन की बात करेंगे. उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी आएगा, है ना, डिकम्पोजिशन करेंगे. सो देखो ये जो हमारा इस पे जो आ रहा है कि ट्रॉफिक लेवल्स वगैरह देखेंगे इकोसिस्टम फंक्शन में. व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. कई बार देखो जैसे हम एक इकोसिस्टम को लेके हम करते हैं, पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम कर दिया सपोज. इसकी फंक्शन क्या है. इस इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे आपके, राइट. तो एबायोटिक फैक्टर्स जैसे वाटर हो गया, टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर हो गया, दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट. फिर इसमें इसकी फंक्शन क्या है. पॉन्ड में देखो सबसे पहले तो एक उस पे आता है कि प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स होंगे. उसके ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स और फिश डिपेंडेंट है, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. फिर उसके ऊपर मिडिल जो नॉर्मल स्मॉल फिशेस में जिसमें हमें कन्वर्ट करते हैं. तो जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर्स की बात करोगे फाइटोप्लैंक्टन्स आ रहा है, जू प्लैंक्टन, छोटे छोटे इंसेक्ट्स ऐसे, तो वो आपके आ गया प्राइमरी कंज्यूमर में. स्मॉल फिशेस आ रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में. एंड द लार्ज फिशेस जो होती है दे आर द मतलब ट्रॉफिक सिस्टम, ट्रॉफिक लेवल्स मतलब हायर ट्रॉफिक लेवल पे आ जाता है. और अल्टीमेटली इन सब का बात खत्म हुआ तो कौन आएगा इसमें, डिकम्पोजर्स की भी रोल आ जाती है, राइट. तो अब हम देखेंगे ना, हम इसको ऐसे ना करके कि इकोसिस्टम फंक्शन की अलग अलग पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन ये करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसको. सो इकोसिस्टम फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है एक इकोसिस्टम की. सो देखो थोड़ा बहुत तो हमें जो इकोसिस्टम फंक्शन से इस साल क्वेश्चन आया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी हम अपने आज की लेक्चर में नहीं करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं फूड चेन से, राइट. एक मैं ब्रीफ बता देती हूँ फूड चेन से. नाउ व्हाट इज अ फूड चेन. इट्स अ सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर. ठीक है, एक लेवल पे जो फूड होती है वो दूसरा लेवल कंज्यूम करता है, दूसरे से थर्ड लेवल कंज्यूम करता है. ठीक है, सो
it consists of series of population which are related by eating and be eaten, और ये हमेशा एक स्ट्रेट होती है. फूड चेन को हम ट्रॉफिक लेवल भी कह सकते हैं, 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल हो सकता है इसमें, एंड ईच ट्रॉफिक लेवल इज अ लॉट ऑफ बायोमास इज कंज्यूम्ड इन लिबरेटिंग एनर्जी. ठीक है, और सस्टेन. तो फूड चेन में हम इसकी डेफिनेशन लिखे, फूड चेन is a sequence of population or organisms right of an ecosystem through which the food and its contained energy passes from each member to other. ठीक है, so it is definitely क्या होता है, it is normally straight, also called ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है. तो और ट्रॉफिक लेवल अगर होगा 3 to 6 लेवल्स होती है इसमें. ठीक है, अच्छा, अब टाइप्स ऑफ फूड चेन जो हमारे लिए इसमें आएगा, हम एक कोई भी सिंपल एग्जांपल, और फिर इस फूड चेन में ना सनलाइट जो होती है, दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो बेसिकली देखो एक फूड चेन में कैसे होता है, प्रोड्यूसर्स आएगा, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट कौन होगी, प्राइमरी कंज्यूमर इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. ठीक है, प्राइमरी के ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, और सबसे लास्ट में जो हमारा आएगा डिकम्पोजर्स. राइट, सो ये एक फूड चेन. टाइप्स ऑफ जो फूड चेन है हम अपने अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर का एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन अच्छा सा देखना चाहिए, किसने ये टर्म दिया था वो देखना है, ट्रांसले ने. ठीक है, फिर इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 लेवल की ऑर्गेनिजम्स आता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है, प्रोड्यूसर्स है. क्यों, इसका एक सिंपल लॉजिक आप बता सकते हो. फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स, जिसमें ग्रीन एल्गी वगैरह आता है, कोई भी तरह की एल्गी आ गया, और अदर ऑर्गेनिजम्स भी है. Why? Because the 3/4 part of the earth is covered by water. ये लॉजिक है इसके पीछे, रीजन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है ना. और उसके अलावा कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर. फिर हमने देखा कि भाई एबायोटिक फैक्टर्स में, एबायोटिक फैक्टर्स तो हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी पढ़ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट्स नहीं दिया. टेम्परेचर एक फैक्टर आएगा, वाटर एक फैक्टर आएगा, लाइट एक फैक्टर आ सकता है, इसके अलावा प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल आ सकता है, सॉयल आ सकता है, टोपोग्राफी आ सकता है, ह्यूमिडिटी आ सकता है, एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ जो इकोसिस्टम है, स्पीशीज कंपोजिशन, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट आपका आ रहा है. ठीक है, और इसके अलावा भी हमने स्ट्रैटिफिकेशन देखा था, है ना, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर देखा है, जहाँ पे ये फूड चेन, फूड वेब आता है. और अब जो हम देख रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें फूड चेन, फूड वेब एक है ना, ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी एक फंक्शन में आ जाएगा, ऐसे कई सारे. और
दूसरा देखो, ये जो इकोसिस्टम है इट फॉलोज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ भी कह देती हूँ। जैसे लाइट एनर्जी जा रहा है, इसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? प्लांट्स। प्लांट क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, ग्लूकोज बन गया, स्टार्च बन गया। फिर वो केमिकल एनर्जी कौन ले रहा है? हार्बीवोर्स ले रहा है। अगर वो रेस्ट पे है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, जैसे उसकी कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम चल रहा है या इंटरनल मेटाबॉलिज्म के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वो थोड़ी ऐसा रहेगा, अगर वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इकोसिस्टम भी ये दोनों लॉज थर्मोडायनामिक्स की फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लॉ मैंने बता दिया, सेकेंड लॉ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है। सो टिल देन अ वेरी गुड बाय टू यू ऑल।